तो अब हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर और उसकी स्टेप बाय स्टेप असेंबलिंग समझेंगे कि ये अलग अलग पार्ट्स है। जैसे हमें ये कोर हो गई, कोर के ऊपर ये कोयल लगी हुई है जिससे ट्रांसफार्मर कोयल हो गई है पूरी। फिर ये कन्वर्टर टैंक हो गया जो हमारे ऑयल टैंक के ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसके ऊपर ही बना देता है। ठीक है, ये एक्सप्लोशन वाल हो गया। ये बुशिंग हो गई, एचटी की बुशिंग। फिर ये ऑयल जिसमें भरा जाएगा, ये सिलिका जेल है। और ये ब्रीथर बोलते हैं जिसमें ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल भरी हुई होती है। ऑयल पोर्ट हो गया, टेम्परेचर गेज, ये किसके कनेक्शन हो गए, और बपोज रिले हो गई। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर कॉइल को इसमें सेट करेंगे। ये कोर हो गया हमारा। ये सिलिकॉन स्टील नरम पत्तियों का होता है और रिबिट से बिल्कुल कसा होता है। फिर इसके ऊपर इंसुलेशन फाइबर रहता है इस टाइप से। और इसमें हमारी ये कॉइल्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। ये कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल होती है और ये बिल्कुल सेंटर पे होती है, सेपरेट होती है, किसी से टच नहीं होती है ये, और पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है ना। इस कॉइल में इनपुट के दो वायर, दो को आर वाई भी 3 केबल हो गई। इसमें प्राइमरी कॉइल के 2 पॉइंट और सेकेंडरी कॉइल के 2 पॉइंट निकलेंगे। फिर इसमें वाई में भी इसमें 2 प्राइमरी के और 2 सेकेंडरी के वायर निकलेंगे, और 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी के। ठीक है, इस टाइप से कॉइल हमने सेट कर दी। अब इसके बाद हम ये लिखते हैं इसके, ये तो कोर हो गई हमारी, और ये वाइंडिंग या इसको हम कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इस पर कन्वर्टर टैंक जो रहता है हमारा, इसको हम सेट करेंगे इसके ऊपर। तो ये टैंक हम इसके ऊपर ऐसे पूरा रखेंगे, ढक्कन इस पर सेट करेंगे। इस ढक्कन के ऊपर ये कन्वर्टर टैंक लगा था हमारा, वेल्डेड होता है। ठीक है, ये कन्वर्टर टैंक हो गया। ये टैंक इस पे पर यहाँ पर ये ऑयल गेज होता है जो हमें बताता है कि ये एम्प्टी है, ये फुल हो गया, ये मिनिमम हो गया। ऑयल का गेज बताएगा ये हमारा। और इसी के ऊपर ऑयल इनलेट का वॉल होता है जिससे हम ऑयल अंदर भरते हैं, और फिर इसके ऊपर एक कॉर्क को फिट कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साइड में यहाँ से हमारे पर ये पाइप निकला रहता है ऊपर से। ये पाइप होता है जो ब्रीथर के साइड तरफ जाता है। ठीक है, इस टैंक को बोलते हैं कन्वर्टर टैंक। हाँ लिखते हैं कन्वर्टर टैंक। और इसकी बुशिंग बना देते हैं, जो इसकी बुशिंग होती है वो भी इससे फिट होती है। यहाँ पर RYB की एचटी बुशिंग जहाँ पर 11 की सप्लाई आती है। और इसी के ऊपर लगा रहता है हमारा एक्सप्लोशन वाल्व। ये पाइप होता है, इसी ढक्कन पे वेल्ड होता है, और इसकी हाइट कन्वर्टर टैंक से भी ऊंची होती है। इसके ऊपर एक डायफ्राम होता है जो सॉफ्ट होता है, ये डायफ्राम लगा रहता है। ठीक है, वर्किंग अभी हम इसके बाद समझेंगे। जैसे असेंबल कर देते हैं पहले इसको, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे। फिर इसके बाद हम सेट करते हैं, ये हमारा कन्वर्टर टैंक इसके ऊपर पूरा सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सेट करते हैं इसके ऊपर अब हम सेट करते हैं ब्रीथर। ये देखिए हमारा ब्रीथर है, इसकी प्रोसेसिंग में भी समझाते हैं। इसमें हम सिलिका जेल भरेंगे। सिलिका जेल एक्चुअली जब इसमें मॉइस्चर नहीं आता है तब ये ब्लू कलर की होती है, और जब इसमें नमी आ जाती है मॉइस्चर से भर जाती है ये पूरी,
तो फिर ये पिंक कलर की हो जाती है या वाइट कलर की हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है ये ऑयल पोर्ट होता है। अभी इतना करने के बाद में हम इसमें बकौल सिलेंडर भी सेट कर देते हैं। बकौल सिलेंडर सेट होती है हमारी कंजर्वेटर टैंक और मेन ऑयल टैंक के बीच में सेट होती है। ये बकौल सिलेंडर है, इस तरह से मेन ऑयल टैंक के ऊपर सेट होती है। ये बकौल सिलेंडर है और इस पर 2 प्रेशर वाल्व होते हैं। तो हमने ये बकौल रिले को सेट कर दिया। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए हमें जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा ST11 की लाइन आ रही है, वो 3 फेस में आ रही है, या न्यूट्रल नहीं है। और हमारे को जब आउटपुट में निकालनी है सेकेंडरी वाइंडिंग से, वहाँ पर हमें न्यूट्रल का यूज़ करना है, हमें न्यूट्रल भी निकालना है। तो RYB और ये आने ठीक है, तो हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर हम न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती वहाँ डेल्टा कनेक्शन होता है। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो डेल्टा कनेक्शन में होगी। तो उसका कनेक्शन जैसे ये RYB 3 कॉइल हो गई, RYB, तो ये हमारा R1 है, R1 R2 Y1 Y2 B1 और ये B2, इस तरह से। तो ये R का जो इनपुट होगा फर्स्ट, उसको हम यहाँ लेंगे और इसका Y की जो Y1 R1 का हो गया और ये Y1 का एक जो वायर होगा वो भी हमारा इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। फिर से हमें Y1 का Y2 का वायर और B1 का, ये इस तरह से ये 2 कनेक्ट हो गए। फिर B2 और R1 का इस टाइप से हम ये डेल्टा कनेक्शन इसके हो जाएंगे। डेल्टा कनेक्शन में हो गई प्राइमरी वाइंडिंग की। तो अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी, वो स्टार कनेक्शन में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को R1 जैसे ये आएगा तो इसका ये R1 R2, ये Y1 Y2 B1 B2, इस तरह से। तो एक एक वायर इनका तीनों का कॉमन हो जाएगा, जो कि हमारा सीधा न्यूट्रल पे चला जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, और एक एक जो वायर होगा वो R पे जाएगा, Y का Y पे जाएगा और B का B पे चला जाएगा। ये B का भी चलेगा, इससे RYB के वायर हो जाएंगे। और एक जो कॉमन तीनों वाइंडिंग का कॉमन होगा वो न्यूट्रल पे जाएगा, जिसका हम कहेंगे स्टार पॉइंट। ये स्टार पॉइंट कहलाता है, ये स्टार पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट होता है। इस तरह से हम इसकी वाइंडिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन, कनेक्शन बोलेंगे इसको। अब बचा ऑयल गेज। जो ऑयल गेज लगा रहता है वो यहाँ लगा रहता है। जो ऑयल की टेम्परेचर गेज होता है, ये टेम्परेचर बताता है इसका कि ऑयल कितना गर्म हो रहा है, कितना टेम्परेचर बताएगा उसका। ठीक है, अब ये सब हो गया। इसके बाद हम इसमें फिल करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का इनलेट हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से ही होएगा ट्रांसफार्मर का तेल। ये तेल हमने यहाँ से भरा, ये तेल हम भरेंगे तो ये तेल इसके अंदर आएगा, पहले इसमें पूरा आएगा। फिर इसके बाद ये बकवास से होता ये तेल पूरा हमारा पूरा इसके अंदर ट्रांसफार्मर में तेल भर जाएगा, पूरे में तेल भरेगा। ये ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। ये ट्रांसफार्मर ऑयल तब तक भरेंगे जब तक ये पूरा भरते 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 यहाँ तक पूरा, ये जो मीडियम पॉइंट होता है इसका कंजर्वेटर टैंक का, कंजर्वेटर टैंक का ये मीडियम पॉइंट होता है। आधा भरना है इसको हमारे को यहाँ तक, इस लेवल तक, और आधा खाली रखना है। ये आधा होना जरूरी है, इतना तो होना चाहिए ऑयल कम से कम इसके अंदर, मीडियम पॉइंट तक। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हमारा आता है ऑयल पोर्ट का। ये जो मेन पॉइंट होता है ऑयल पोर्ट, ये क्या होता है कि जब हमने इसको कनेक्शन दे दिया, सप्लाई यहाँ पर आ गई, इनपुट सप्लाई आ चुकी है 11 kV इनपुट दे दिया हमने। इनपुट दी तो ये, और आउटपुट में हमारे को LT पिन मिल गई। पर क्या होता है, जैसे जैसे कोयल गर्म होगी, इसके अंदर ये सब कोर वगैरह सभी गर्म होंगे तो ऑयल भी गर्म होगा। हमारा ऑयल जो होना चाहिए वो पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए ये ऑयल हमारा। और इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको हम, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो हाई होनी चाहिए। इससे नापा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलती है। अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी तो ये इंसुलेशन का काम सही नहीं करेगा और ये अंदर वाइंडिंग शॉर्ट होगी और हमारे लॉसेस बढ़ेंगे। इसलिए ऑयल का पूरा इंसुलेटेड होना जरूरी है, टाइम टाइम पर फिल्टर होना जरूरी होता है। अब जब ऑयल गर्म होएगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ के इसका टेम्परेचर, ये बकोज रिले सेट होती है यहाँ पर, इसमें से ऑयल होता है, ये बढ़ेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये ऑयल उठते उठते ये हाई की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर ये अगर ज़्यादा हो गया, बहुत हाई हुआ, तो यहाँ से ये ऊपर बढ़ने की जगह मिल जाएगी इसको। और अगर जब लो होता है, नमी होती है, कम हो गया, मान लो गर्मी शाम का टाइम हो गया और गर्मी कम हो गई, तो ये वापस ऑयल अंदर की तरफ जाएगा। जब ये ऑयल अंदर की तरफ जाता है तो ये अंदर से एयर लेगा, जो ब्रीथिंग करता है, ये एयर लेगा। तो ये अपनी ब्रीथर लगा रहता है, जिसे हम ब्रीथर बोलते हैं। इसमें सिलिका जेल भरी रहती है। तो जब रात के समय या सर्दियों के टाइम पे, जब या बारिश के मौसम में जब ये ऑयल नीचे जाएगा, तो जब एयर लेता है तो यहाँ से इस ब्रीथर से एयर सक करता है।
तो उस करने के साथ में नमी भी जाती है अंदर साथ के साथ में बारिश के टाइम पे। तो ये सिलिकॉन जो जेल जो होती है वो नमी को जाने से रोक लेती है और उसको ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उसको खराब नहीं होने देती है और ये नमी पूरी सोख लेती है। जब ये बहुत ज़्यादा नमी सोख लेती है तो पिंक कलर की हो जाती है, तो इसको हमें टाइम टाइम पे चेंज करना पड़ता है। ये हमारे सिग्नल दे देती है कि अब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, अब मेरे को चेंज करो या मेरे को हीट करके वापस ब्लू कलर में लाओ। अगर हम इसको वापस हीट करते हैं तो ये वापस ब्लू कलर में आ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ नमी सोखने का काम करती है। अब जो मैं होता है ऑयल पेट, जो ऑयल पॉट होता है वो कई ट्रांसफार्मर पे लगाते ही नहीं है, हटा के फेंक देते हैं उसको। ये बहुत जरूरी होता है। ये यहाँ पर एक बोल्टिंग के थ्रू सेट होता है और इसके अंदर हमारे को थोड़ा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा देना होता है इस पोर्ट तक। ये क्या करता है, नमी को तो ये सोख लेगी पर नमी के साथ साथ में धूल मिट्टी हवा आंधी भी चलती है। जब ट्रांसफर मौसम खराब होता है तो धूल मिट्टी भी साथ ही साथ में अंदर चली जाती है। अब इसको तो इसने रोक लिया पर धूल मिट्टी जो जाएगी वो ऑयल में जाएगी, ऑयल में जाने के बाद में ये नीचे जाके जम जाती है और ये जब मिट्टी ज़्यादा जम गई, नमी चली गई अंदर, तो फिर ये ऑयल को शॉर्ट करती है और हमारे लॉसेस बढ़ाती है। तो इसकी नमी रोकने के लिए हमारे को इसमें ऑयल पोर्ट होना बहुत जरूरी होता है और इसको हमेशा लगा के रखना चाहिए और साथ साथ में चेक भी करते रहना चाहिए कि इसमें ऑयल है या नहीं है। कई बार ये हट जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है तो फिर वो नमी धूल मिट्टी जाना शुरू हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया हमारा ब्रीथर और ये ऑयल पोर्ट। ठीक है, इसको डाल देते हैं। इन दोनों का ये होगा असेंबल हो गई है फिर। और ये है हमारा सिलिका जेल। ठीक है, ये करीब करीब इसकी पूरी असेंबलिंग हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जब हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जब ऑयल बढ़ता है तो ये ऑयल बढ़ते बढ़ते ये बबल्स रिले लग रही थी, जो सेफ्टी डिवाइस होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें होता है मरकरी स्विच होते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इसके बीच में ये मरकरी स्विच होता है। ये इस टाइप से स्विच होता है। इसमें बनाता है पारा। पारा है जिसमें मरकरी कहते हैं है ना, क्या पारा हिंदी में बोलेंगे तो ये पारा पर रहता है। ये पारा क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बढ़ते बढ़ते जब पारा ऊपर आता है तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब ये पॉइंट शॉर्ट कर देता है। तो ये होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जब इसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हाई हो गया तो उसके बाद ये टेम्परेचर जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको ये शॉर्ट करेगा और ये हमारा टेम्परेचर बंद हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा और ये डिवाइस को पूरी बंद कर देता है। जब तक ये टेम्परेचर वापस डाउन नहीं होता है तब तक ये पारा वापस अपने नीचे नहीं आएगा, तब तक ये वापस ऑन नहीं होता है। और इसको फिर जब ये नीचे चलाता है तो इसका प्रेशर जो बनता है इसको यहाँ से वाल खोल के एयर प्रेशर इससे रिलीज करना पड़ता है। ये प्रेशर वाल होते हैं ऊपर के। ये सेफ्टी डिवाइस हो गई। अब ये तो एक अपनी डिवाइस है जो कि मशीनरी डिवाइस है या मरकरी डिवाइस है। कई बार क्या होता है मरकरी लीक हो गई, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो अपन इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो हम क्या मैनुअली नेचुरली हम एक चीज़ लगाते हैं जिसे हम एक्सप्लोशन वाल बोलते हैं। तो ये वाल होता है, एक्सप्लोशन वाल होता है ये। इसमें जब ये फेल हो गई और ऑयल बिल्कुल चला गया ऊपर तो ये इससे ऊंचा हाइट होता है। जब ऑयल यहाँ तक चढ़ते 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 यहाँ तक आता है, ऊपर तक आता है, तो ये डायफ्राम हल्का होता है रबर का, ये फट जाता है और ऑयल यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह से ये सारा एयर वगैरह जो भी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी और हमारा ये ट्रांसफार्मर फटने से बचा लेता है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस पूरा। इसका असेंबलिंग कर दी, इसके पार्ट्स को समझ लिया हमने, एक एक पार्ट्स को, और इस तरह से ये ट्रांसफार्मर की पूरी सेफ्टी डिवाइस और सब चीज़ समझ ली है हमने। तो हमने ट्रांसफार्मर का फंडामेंटल पूरा समझ लिया, उसके पार्ट समझ लिया, उसके असेंबलिंग समझ लिया, उसका वर्किंग प्रोसेस समझ लिया। अब ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में हम जब समझते हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेस जैसे तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट तो होता नहीं है, इसलिए इसका वैसे एफिशिएंसी 98% हमारी अच्छी रहती है इसकी। फिर भी 2% कुछ लॉसेस होते हैं, उनका हम समझेंगे कि इसके लॉसेस क्यों और कैसे होते हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेस 4 टाइप से होते हैं। एक तो होता है कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, जो ओमिक लॉसेस भी होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो गए और स्ट्रे लॉसेस फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो कोर लॉसेस समझते हैं। कोर लॉसेस समझने के लिए हम वापस एक बार ये कॉइल बनाएंगे। ये हमारा कोर हो गया। ठीक है, ये पतली पतली नरम लोहे की होती है वैसे तो, और अब जो आने लगी है नाइक्रोम की आने लगी है लॉसेस कम करने के लिए। और ये हमारी वाइंडिंग हो गई प्राइमरी और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो कोर लॉसेस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को समझने के लिए जैसे हमने इस पर सप्लाई दी तो ये फ्लक्स बना। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो एडी करंट जो लॉसेस होता है वो ऐसा बॉल टाइप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा। तो अगर ये एक ही लोहे की होगी पूरी तो जो पूरा लोहे वो भंवर बनेगा पूरे में बनेगा। इसको कम करने के लिए हम इसकी पतली पतली अलग अलग पत्तियों से बनाते हैं। तो पत्तियाँ छोटी छोटी बनेगी तो इसमें ये जो भंवर बनेगा ये भी अलग अलग डिवाइस में बनेगा, डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, ये छोटे 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 हो जाएगा, उसको हम टुकड़े कर देंगे बिल्कुल इसके। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से इंसुलेटेड कर देंगे, पत्तियों के बीच में इंसुलेशन अच्छा लगा देंगे तो ये बिल्कुल लॉसेस काफ़ी कम कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होता है वो भी हमारा इसी कोर पर डिपेंड करता है। जब हमारा करंट जो फ्लो होता है वो हमारा साइकिल में होता है,
वोल्टेज अप डाउन से वोल्टेज करंट का अपडेशन चलता रहता है। फिर जब जो अपडेशन इसका होगा सप्लाई का, तो वही अपडेशन इसका अपने मैग्नेटिक प्लस का भी होगा। वो भी कभी कम कभी बनेगी, कभी मैग्नेटिक प्लस बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी बनेगा नहीं बनेगा। इस तरह से करते करते ये क्या होता है कि नाइक्रोम ये जो कोर होती है ये हीट हो जाती है, गर्म होती है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर ये हीटिंग ऑयल भी गर्म होता है, और ये इस टाइप से हमारे ऑयल गर्म करता है, और ये जो सप्लाई होती है वो हमारे आउटपुट में पूरी नहीं पहुंच पाती है। लॉसेस होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, इसको हम हिस्टेरेसिस लॉसेस बोलते हैं। इसको कम करने के लिए हमने क्या करा कि जैसे पुराने टाइम में जो लोहे की पत्तियां होती थी, नरम लोहे की, उसको हटा के हमने सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने शुरू कर देंगे। अच्छे ट्रांसफार्मर अगर लॉसेस कम करने हैं तो वो सिलिकॉन स्टील के पत्तियों का यूज़ करेंगे इसके लिए। अब दूसरा जो होता है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस बोलेंगे, इसको हम ओमिक लॉसेस भी बोलेंगे, जो कि ओम के नियम के ऊपर चलता है। जैसे कि अगर हमने इसको कॉपर का ये बनी वाइंडिंग है, जैसे इस वाइंडिंग में हमने जब सप्लाई दी, तो इसमें जो वाइंडिंग होता है कॉपर होता है, इसमें भी माइनर कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, वो भी इसके ऊपर दबाव डालेंगे, रिएक्ट करेंगे इसको। तो जो सप्लाई हम देते हैं थोड़े लॉसेस वो भी होंगे, आउटपुट में भी वही लॉसेस मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस, जो वाइंडिंग के अंदर के लॉसेस होते हैं। इस तरह डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो गए, जो हमारी इंसुलेशन हो गया, जगह जगह पे जो इंसुलेशन लगाया हमने इसके ऊपर भी लेमिनेट कर दिया, वाइंडिंग को भी लेमिनेट कर दिया, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लेमिनेट कर दिया, तो ये हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहलाएंगे। चौथा जो होता है वो स्ट्रे लॉसेस होता है। स्ट्रे लॉसेस होता है जो लीकेज फ्लक्स होता है, जैसे हमने ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, फिर इसके ऊपर हमने कवर करके इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी बीच में कुछ ब्रेक होता है, उसको हमें बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं। हमने ट्रांसफार्मर का पूरा फंडामेंटल, इसका प्रिंसिपल, इसके पार्ट्स असेंबल करना, इसके सारे प्रोसेसिंग वर्किंग प्रोसेस समझ लिए, इसके लॉसेस समझ लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।